नरेंद्र मोदी जब लाल किले के प्राचीर पर पहुंचते हैं, 15 अगस्त को वहां पर जाते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं, उसके बाद अपनी बातों में, अपने भाषण में वो नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र भी करते हैं। आपके लिए वो भी सुनना जरूरी है कि पीएम ने क्या कुछ कहा इसे लेकर। ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। और आप देखिए, एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती थी। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, हजारों नौजवान भारत माता की जय बोल करके खेल के मैदान में उतरते हैं, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। ये बदलाव देख रहा है। जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो नक्सलवाद के चंगुल में फंसे हुए थे। अब वहां पर नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री को सुना आपने, किस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है और जो इलाके रेड कॉरिडोर के तौर पर जाने जाते थे, अब उन इलाकों को ग्रीन कॉरिडोर की तरह देखा जा रहा है। वहां पर भी विकास की रफ्तार देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए जिस प्रकार से ऑपरेशन चलाया गया है और उसके बाद देखिए दो तरफा इसको देखना पड़ेगा। एक तरफ से ऑपरेशन किया जा रहा था, नक्सलियों को खत्म किया जा रहा था और लगातार एनकाउंटर हो रहे थे, तो नक्सली सरेंडर भी कर रहे थे। 1500 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर कर दिए, 1500 से ज़्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, 400 से ज़्यादा नक्सलियों को एनकाउंटर किया गया। मतलब लगभग 3500 से 4000 के बीच नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये समझ में आया कि नक्सलियों का जो शीर्ष संगठन कमजोर पड़ा, नक्सलियों का शीर्ष संगठन वो कमजोर पड़ा, तो उसके सारे जो सहयोगी संगठन है, उनके जो छोटे नक्सली हैं, वो सारे के सारे सरेंडर करते गए, गिरफ्तारी होती गई। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वहाँ बस्तर में विकास पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि नक्सली इसी आदिवासियों को ऐसे ही बोल के उनको प्रभावित करते थे, उनको भ्रम में डालते थे कि आदिवासियों के हित की बात नक्सली ही करते हैं। ये वो लगातार भ्रमित करने की कोशिश करते थे। तो उनका ये भ्रम का जो जाल है वो इससे टूट गया, क्योंकि लगातार ऑपरेशन किए गए। उसके बाद यहाँ सरकार ने अपना काम किया। सरकार ने क्या किया? वहाँ पे विकास का काम, जो वहाँ पे मोबाइल टावर लगाने का काम, वहाँ पर रोजगार देने का काम, वहाँ के युवाओं को, आदिवासी युवाओं को रोजगार देने का काम, वहाँ सड़कों का जाल बिछाने का काम, उसको बहुत तेजी से किया गया। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री बस्तर गए थे और उन्होंने इन्वेस्टर कनेक्ट का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें 1000 करोड़ का निवेश उनको प्राप्त हुआ है कि बस्तर के अलग अलग इलाकों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, बस्तर के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा बस्तर में रेल कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग बिल्कुल रवि, जब बस्तर की बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ संजय ठाकुर बताएं कि बस्तर में वो दशकों से जाते रहे हैं और बस्तर के हर इलाके को उन्होंने देखा है, तो ऐसे में अब तस्वीर कितनी बदली है? संजय, अगर हम पहले के बस्तर को देखें और अब के बस्तर को देखें तो किस तरह से तस्वीरें बदली हैं और सीधे तौर पर किस तरह से अब ये बदलती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, अगर बीते 10 सालों की बात करें, खास तौर पे साल 2005 से 2015 के बीच की बात करें, तो नक्सलियों ने बस्तर में एक समानांतर सरकार खड़ी कर ली थी। नक्सलियों के ऐसे आधार इलाके थे जहां तक फोर्स का पहुंचना, जहां तक प्रशासन का पहुंचना, सरकार का पहुंचना संभव नहीं था। इस इलाके को देश दुनिया से पूरी तरह से नक्सलियों ने काट दिया था। यही वजह है कि बीते दिनों हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि 19 महीनों में लगभग 80 नए कैंप खुले हैं बस्तर के उन आधार इलाकों में। हम ये देखते हैं कि पुअर्ती जैसे गांव में फोर्स के कैंप खुल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि जिस टेकलगुड़ा गांव में 21 जवान हमारे शहीद होते हैं इससे पहले ऑपरेशन के दौरान, वहां फोर्स द्वारा कैंप स्थापित कर लिया जाता है गुंडम जैसे इलाके में। इसके अलावा हम देखते हैं कर्रे गुट्टालू, जो नक्सलियों का सबसे मजबूत किला था,
वहां फोर्स जाकर के कैंप स्थापित कर लेती है, लेकिन उस कैंप को स्थापित करने के लिए उन्हें 21 दिनों तक नक्सलियों से लड़ाई करनी पड़ती है। ये बस्तर में आ रहे बदलाव की कहानी है। और जब इस तरह के कैंप स्थापित हुए तो नक्सलियों के जो आधार इलाके थे, ऐसे इलाके जो अब तक नक्सलियों के लिए बहुत ही सुरक्षित पनाहगाह थे, वो सारे इलाके ध्वस्त होते चले गए। यही बदलाव हम अबूझमाड़ में भी देखते हैं। अबूझमाड़ जिसे आज तक बूझा नहीं गया था, वहां अब पुलिस, वहां अब सरकार डंके की चोट पे कहती है कि इस अबूझमाड़ को ना सिर्फ हमने बूझ लिया है, बल्कि अब ये नक्सलियों का सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। यहाँ नक्सली अब सुरक्षित नहीं है और ऐसा होता भी है। सबसे बड़ा नक्सली बस और राजू, जिसकी सुरक्षा में 3 लेयर की सुरक्षा घेरा होता था, वो भी फोर्स की गोलियों का शिकार हो जाता है। ये बस्तर में बदलाव है कि जिन सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को, जिन पोलित ब्यूरो मेंबर्स को अब तक छूना छोड़िए देखना भी नामुमकिन था, वो इतने जबरदस्त सुरक्षा घेरे में रहते थे कि उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, वो लोग मारे जा रहे हैं। ये बस्तर में आ रहा बदलाव है। यही वजह है कि नक्सलियों की भाषा में बदलाव आया। नक्सली जो कुछ दिनों पहले तक ये क्लेम करते थे कि बस्तर के इस इलाके पे हमने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, आज वो नक्सली बस्तर के उस बड़े हिस्से से निकलकर बाहर चले गए हैं। साथ ही अपनी जान बचाने के लिए लगातार एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं। नक्सलियों ने एक बटालियन नंबर 1 बनाई थी, जिसमें लगभग 150 हथियारबंद लड़ाके थे। और ये ऐसे लड़ाके थे कि कहा जाता था कि जब भी फोर्स इनका सामना होगा तो नुकसान फोर्स को ही होगा। देखिए, बीते 19 महीनों से वो बटालियन नंबर 1 गायब है। उस बटालियन नंबर 1 का कोई अता पता नहीं है। शब्दों के जरिए जिस तरह से बस्तर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वहाँ की जो जनता है, जो बस्तर के लोग हैं, वो भी इससे खुद को जोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि बस्तर में तस्वीर किस तरह से बदली है। लेकिन संजय, 2026 मार्च की बात होती थी कि डेडलाइन है, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या लगता है उससे पहले ही अब नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा देश भर से? देखिए, ये प्रतिज्ञा बहुत लंबी लड़ाई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, जो विजय शर्मा जी ने भी कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ा जो है अभी काम करना बाकी होगा। कारण ये है कि साल 2004 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी। आंध्र प्रदेश में आज जो हम पोलित ब्यूरो मेंबर मल्ला राजी रेड्डी को देखते हैं, हम जो देखते हैं गजराल रवि मारा गया, इन लोगों ने मिलकर वहां इस तरह का पीस टॉक किया था। और कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश, उस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश में कुछ वक्त के लिए शांति आ गई थी। लेकिन इसका असर क्या हुआ? इस दौरान जब फोर्स ने अपने ऑपरेशन बंद किए तो ये नक्सली निकलकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में पहुंच गए। बिल्कुल आसपास के राज्यों में चले गए। और अब देखना है कि अब सरकार एक्शन किस तरह से लेती है। इस पत्र को आने के बाद सरकार अब किस तरह से काम करती है। लेकिन नितेश, क्या लगता है, नक्सलियों को लग रहा था कि अब या तो सरेंडर करो या मरो, यही 2 रास्ता है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्होंने सरेंडर का रास्ता चुना है? बेशक, देखिए, लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चले हैं, लगातार संजय बता रहे हैं कि कितने जो है कितने विभत्स तरीके से जो अंदर रहते थे, जहां तक पहुंचना मुश्किल था, ऐसे दुर्गम इलाकों में वहां जवान पहुंच रहे हैं। जब उनके पास लैंड नहीं है, जब तमाम चीज़ें अब नहीं बच रही हैं, तब उन्होंने जाकर इस मजबूरी में जो है निर्णय लिया है। और देखिए, इसमें कुछ सतर्कता की बात भी करनी चाहिए। इस पत्र में जिस तरीके से कल से हम इस पत्र को लगातार डिकोड कर रहे हैं, इस पत्र को पढ़ने पर कई जगहों पर जो है सतर्कता की ज़रूरत है। जैसे वो कह रहे हैं 1 महीने का हमें समय चाहिए, हमें अपने साथियों से मिलने की जो है कहीं ना कहीं वो चाहिए। दूसरा, हमें साथियों तक संदेश जो है पहुंचाने के लिए। बिल्कुल इस पत्र को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। पत्र को हमने खूब डिकोड किया है, आगे भी करते रहेंगे और आज दिन भर इस खबर पर हमारी नजर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम अपडेट के लिए।